ऑल ऑफ यू। उत्तराखंड बागेश्वर की क्रिकेटर प्रेमा रावत ने वुमेन प्रीमियम लीग WPL की नीलामी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने उन्हें 1.20 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जो उनके बेस प्राइस से 12 गुना ज्यादा है। यह एक रोमांचक क्षण था जहां प्रेमा ने अपने करियर के उच्चतम मुकाम को छुआ। प्रेमा की उम्र मात्र 23 वर्ष है और वह बागेश्वर के एक छोटे से गांव सुमेटी की निवासी हैं। उनके पिता केदार सिंह रावत वायुसेना में हैं और मां बसंती देवी गृहिणी हैं। क्रिकेट के प्रति प्रेमा का प्रेम बचपन से था, जब वह गांव के बच्चों के साथ खेलती थीं। धीरे धीरे यह शौक उनके जुनून में बदल गया। उन्होंने मसूरी थंडर्स के साथ उत्तराखंड प्रीमियर लीग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें पहचान मिली। प्रेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की और बाद में बरेली आकर क्रिकेट की बारीकियां सीखीं। उनके मार्गदर्शन में बागेश्वर क्रिकेट एसोसिएशन और निबंस क्रिकेट एकेडमी के कोच रवि नेगी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रेमा की मेहनत और संकल्प ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। WPL की नीलामी में अन्य खिलाड़ियों की भी चर्चा थी। भारतीय टीम में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज नंदिनी कश्यप को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपए में साइन किया, जबकि राघवी बिष्ट को RCB ने 10 लाख रुपए और एकता बिष्ट को 8 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। इस बीच उत्तराखंड की स्नेह राणा अनसोल्ड रहीं, जो पिछले सीजन तक गुजरात जॉइंट की कप्तान थीं। इस साल के प्रदर्शन ने क्रिकेट की दुनिया में प्रेमा की छवि को और मजबूत किया है। प्रेमा की यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उनका मार्गदर्शन और संघर्ष यह साबित करता है कि कड़ी मेहनत और समर्थन से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। भारतीय महिला क्रिकेट की दुनिया में प्रेमा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मातृशक्ति को समर्पित अगली क्लिप जो है हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले से ये इवेंट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है। पिंक ई-रिक्शा के संचालन से न केवल महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, बल्कि यह उनके लिए रोजगार का एक नया अवसर भी प्रदान करेगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 15 महिलाओं को इस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इन पिंक ई-रिक्शा का संचालन नगर की विविध सड़कों पर होगा, जिनमें करबला से धारानौला और शहीद तिराहे से करबला तक के रूट शामिल हैं। महिलाओं को ई-रिक्शा संचालन की पूरी तैयारी कर दी गई है, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर जरूरत की सामग्री और रूट फिक्सेशन तक सब कुछ किया गया है। यह परियोजना ग्राम्य विकास विभाग के ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए इस नए प्लेटफॉर्म का लाभ न केवल उन्हें होगा, बल्कि यह स्थानीय जनसंख्या को भी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे आवागमन में आसानी होगी। इसके अलावा ई-रिक्शा के संचालन से सभी को सुरक्षित और प्रदूषण रहित यात्रा का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में खत्याड़ी विकास स्वायत्त सहकारिता समूह से जुड़ी महिलाओं को रिक्शा अनुदान पर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें कम लागत में यह साधन मिल सके। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी सहायता प्रदान की जाएगी, जो नगर पालिका से जुड़े NULM समूह की महिलाओं के लिए 30% की छूट के माध्यम से होगी। इससे महिलाओं को अपनी खुद की चलती फिरती व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। ये अगली क्लिप पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट जगह से, जहां पर एक देशभक्त, एक समाज सेवी कहना चाहिए, हरक सिंह जेठी जी, जिन्होंने चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। उसके बाद भी जब रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं तो टैक्सी चलाते हैं, और ऐसे लोग जिनके पास किराया नहीं होता है, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता। तो इस तरह के देशभक्ति और समाज सेवा का उदाहरण बहुत ही कम मिलता है। हरक सिंह जेठी, जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली, अपने जीवन में कई विमर्शों और साहसिकताओं के प्रतीक थे। 3 युद्धों में भाग लेने के लिए पहचाने जाने वाले इस योद्धा ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। उनकी मृत्यु ने उनके गांव जेठी और आसपास के अस्कोट क्षेत्र में एक गहरा संवेदन और शोक का वातावरण पैदा कर दिया। इस क्षेत्र का यह वीर नागरिक न केवल एक महान सैनिक था, बल्कि समाज सेवी के रूप में भी प्रसिद्ध था। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद हरक सिंह ने कैरियर का नया अध्याय शुरू किया और क्षेत्र के पहले टैक्सी मालिक बने। उनकी सेवा को सभी ने सम्मानित किया, जब वे रोजाना गरीबों को बिना किराया लिए गंतव्य तक पहुंचाते थे। कोकिला एक्सप्रेस नामक उनका मैटाडोर टैक्सी वाहन 1990 के दशक में क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुआ। उनके इस कार्य ने उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता को और भी गहरा किया। हरक सिंह ने अपने जीवन में केवल भारतीय नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान,
श्रीलंका और तिब्बत के धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की, जिससे उनकी रुचि और जन जागरूकता का विस्तार हुआ। उनकी जिद और साहस साफ झलकता है जब उन्होंने 72 वर्ष की आयु में कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सपना देखा। अनफिट घोषित होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और नेपाल के रास्ते अपने लक्ष्य तक पहुंचे। यह घटना न केवल उनकी व्यक्ति विशेषता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि साहस और दृढ़ संकल्प किसी उम्र की सीमा नहीं मानते। ऐसे व्यक्तित्व पर उनकी पारिवारिक परंपरा का भी गहरा प्रभाव था और उनके त्याग व समर्पण ने कई युवाओं को प्रेरित किया। हरक सिंह जेठी के इस संघर्षमय जीवन यात्रा को याद करते हुए यह स्पष्ट नजर आता है कि उनका योगदान समाज और देश के प्रति कितना महत्वपूर्ण था। उनके जाने से एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है, लेकिन उनकी कहानियां और शिक्षाएं जीवित रहेंगी। उनकी याद में हम सभी को यह निर्णय लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें, समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें और अपने आसपास के लोगों को ऊर्जावान बनाए रखें। जनहित और सेवा के प्रति उनकी भावना ने हम सभी को प्रेरित किया है और यही उनकी सच्ची विरासत होगी। पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं दोस्तों, वहाँ की समस्याएं काफ़ी मुश्किल भरी भी होती हैं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जबकि वर्तमान में हम 5G और इस प्रकार का मॉडेम का इस्तेमाल कर रहे, तो कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सिंपल स्मार्टफोन तो छोड़ो, बटन वाले फ़ोन से अगर आपको बात करनी है तो आपको पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कई सारे एरिया भी ऐसे जहाँ पर अभी तक सड़क की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता है कि आदमी सरवाइव करेगा तो करेगा कैसे। इसके अलावा वन्य जानवरों का हमला और बाकी सारी समस्याएं तो होती। जब तक सड़क की सुविधा नहीं होती तो बाकी सारा इंसान सरवाइव करने के लिए सोच भी नहीं सकता, न तो चिकित्सा संबंधी एम्बुलेंस पहुंच सकती है। इसके अलावा सिलेंडर जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सिलेंडर के भी इस्तेमाल से वो लोग वंचित रहते हैं। उखलकांडा क्षेत्र में संचार व्यवस्था का हाल बेहाल है। ग्रामीणों को फोन करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। टेलीफोन नेटवर्क की कमजोरियों के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, खासकर हरीशताल, डोबा, गौनियारों, डालकन्या, पतलौट, डुंगरी और अमजड़ के निवासी। समाज सेवी दीपक सिंह मेवाड़ी के साथ ग्रामीणों ने BSNL के महाप्रबंधक संजय प्रसाद से मुलाकात की। उनके सामने नेटवर्क के सुधार की गुहार लगाई गई, जिससे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। ग्रामीणों की परेशानी सुनकर महाप्रबंधक ने सुधार के वादे किए, लेकिन क्या ये वादे सच में धरातल पर उतरेंगे? इस चुनौती ने क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। तो से संबंधित अपडेट है, जिसमें कि अल्मोड़ा में योगा, खटीमा में मलखंभ और पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग वगैरह की भी तैयारी करने की योजना है। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डायरेक्ट क्लिप पे चलते हैं। उत्तराखंड की धरती पर 31वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोरों पर है। एक नए फैसले ने इस आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया है, जब पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग का आयोजन स्थल चुना गया। न केवल पिथौरागढ़, बल्कि अल्मोड़ा में योग और खटीमा में मलखंभ भी बनाया जाएगा। ये आयोजन उत्तराखंड के खेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे, जो अपने आप में एक नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। बॉक्सिंग का आयोजन पिथौरागढ़ में होगा, जहां आने वाले दिनों में कई नामी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा। खेल विभाग और उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी बैठक में इस निर्णय का समर्थन किया, जिससे पर्वतीय राज्यों की भी आवाज सुनी जा सके। इस निर्णय की सार्थकता से खेल की भावना को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह जगाएगा। हालांकि इस निर्णय की अंतिम स्वीकृति डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन DOC द्वारा निरीक्षण के बाद ही मिलेगी। गौलापार स्टेडियम में 3000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे दर्शकों को आसानी हो सके। भारतीय ओलंपिक संघ की तकनीकी आयोजन समिति ने भी पहाड़ों में हो रहे आयोजनों पर अपनी सहमति दी है। यह क्षण उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। दोस्तों, वास्तव में व्लॉग न होकर डॉक्यूमेंट्री व्लॉग है। आसपास के क्षेत्रों के जो भी हमारे भाई लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, देश विदेश में रहते हैं, तो आसपास की क्या घटनाएं होती है, वैसे तो प्रिंट मीडिया अथवा न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आप तक पहुंची जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो प्रिंट मीडिया पर अवेलेबल भी होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि दूर के लोग उनसे अपडेट नहीं होता है। तो मेरा एक प्रयास है एक डॉक्यूमेंट्री जैसी बना करके ब्लॉग को एक नए फॉर्मेट में दिया जाए, ताकि एक कहना चाहिए आपको मनोरंजनपूर्ण जानकारीपूर्ण ब्लॉग आपकी सेवा में प्रस्तुत हो सके। और मैं इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाता हूँ वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के द्वारा कितने व्यूज अथवा कितने
कमिटमेंट्स दिए जाते हैं। योर कमिटमेंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट में इम्प्रूव और वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट ऑल्सो। इसको बनाने में मैंने एआई की भी सहायता ली है थोड़ा सा, जहाँ पर स्क्रिप्ट और वास्तविकता में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल इट इज डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल इवेंट, ओरिजिनल इमेज और ओरिजिनल photography and videography etc. I'd like to thanks once again for your kind help towards me. Words are insufficient. मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद अदा करूं। टैलेंट वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।